लंदन एयरपोर्ट पर ज्यों ही वे तीनों आधी रात उतरे और वशी को छोड़ उसके मम्मी पापा का चेहरा एकाएक उतर गया। आंखें नम हो आई। एयरपोर्ट पर हर तरफ जगमगाहट थी। चकाचौंध इतनी थी कि रात होने का आभास ही नहीं हो रहा था। इस चकाचौंध में भी उर्वशी के मम्मी पापा के चेहरों की उदासी साफ झलक रही थी। उर्वशी का रिश्ता तय करने के लिए वे लंदन उसे लड़के वालों को दिखाने लाए थे, लेकिन उनका मन इतना उदास था कि मानो उसे विदा करने आए हों। सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइटें, हर चौराहे पर रेड सिग्नल, मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे ट्रैफिक पुलिस, साफ सुथरी चौड़ी सड़कों पर दौड़ती भागती लंबी लंबी चमचमाती कारें, बाइक, साइकिल और विक्टोरिया टांगे, पैदल यात्रियों के लिए ईंटों से बने फुटपाथ, अनगिनत दुकानें, मॉल वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। उस समय लंदन की ठिठुरन वाली ठंड में भी हाफ जींस टी शर्ट डाले हर उम्र के कई जोड़े स्टॉलों पर कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम का मजा उठाते दिखे। कहीं कोई तनाव नहीं, सुकून भरी जीवन शैली चलती दिख रही थी। विशाल बहुमंजिला इमारतें और उन पर टंगे बड़े बड़े ग्लो साइन, रास्ते में कई छोटे छोटे पार्क और उनकी शोभा बढ़ाते फुआरे, हर तरफ एक सिस्टम। उर्वशी तो जैसे दूसरी दुनिया में भ्रमण कर रही थी। उसके चेहरे का उत्साह देखते ही बनता था। मन ही मन अनेक सपने संजोए उसने। अपने वतन से कोसों दूर लंदन में अपने लिए वर देखने आना उर्वशी का उद्देश्य था। वह भारत में अपनी शादी के लिए किसी से भी बात करने में अपनी तौहीन समझती थी, और तो और अपनी मातृभाषा में बात करना भी उसे पसंद नहीं था। गिनती के लड़के लड़कियों से ही उसकी मित्रता थी। उसे लगता था कि हर भारतीय गंदगी, आलस्य और बेचारगी में जीता है। भारतीय कमजोर होते हैं। यहाँ के बड़े बड़े घोटाले, किसानों की लाचारी और नेताओं के बड़े बड़े लच्छेदार भाषण, सारा दोष पब्लिक का ही तो है। यहाँ की सड़कें तो गाय भैंसों के लिए बनी हैं, ताकि वे सड़क के बीचों बीच जुगाली कर सके। धूल धुएं से भरा वातावरण, चूहों मच्छरों से अस्त व्यस्त जनजीवन, ऊपर से दौड़ते भागते कुत्तों का झुंड, पान की पीकों से रंगी दीवारें, सड़कें, बेतरतीबी से बने मकान, सोचकर ही उबकाई आने लगती थी उसे। जमाने से चला आ रहा ओल्ड फैशन धोती कुर्ता, सलवार जंपर, ऊपर से दुपट्टा, एड़ियों से ऊपर उठी सिमटी सिकड़ी साड़ियां और किलो के भाव से लदे सोने चांदी की जेवर। भला ये भी कोई पहनावा है? न चेहरे पर कोई क्रीम, न बॉडी लोशन, लेकिन खुद को फैशनेबल मानने वाली ये औरतें, कहीं कोई मैचिंग नहीं। अगर कपड़े ठीक ठाक हो तो भी पैरों में फटी खुली जूतियां जैसे मुंह चिढ़ा रही हो। जैन ड्राइव कर रहा था। उर्वशी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उसका नाम जैन नहीं था, लेकिन जयदीप से बदलकर उसने अपना नाम अंग्रेजों वाला रख लिया था। पूरे परिवार में मात्र उर्वशी ही थी जिसने अपनी सभ्यता, संस्कृति बिल्कुल पीछे छोड़ रखी थी। पूरी तरह पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण कर खुद को अंग्रेजों जैसा ही बना डाला था उसने। शॉर्ट स्कर्ट, पेंसिल हील वाली सैंडल, जीन्स, ब्रेसलेट, यही सब उर्वशी को पसंद था। कंधों तक का स्टाइलिश हेयर कट, इंग्लिश फिल्मों और पॉप म्यूजिक की शौकीन, कांटे छुरी से खाना, एकदम बोल्ड। भारत में तो उर्वशी को एक भी लड़का पसंद नहीं आया था। यूं कहे कि वह किसी भी लड़के को इच्छा देखने मिलने में इच्छुक ही नहीं थी। उसकी तो इच्छा ही थी
कि उसकी शादी इंडिया से बाहर ही हो, चाहे वह अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर ब्रिटेन ही क्यों ना हो, पर वह भारत में शादी नहीं करेगी, चाहे उसे जिंदगी में यूं ही क्यों ना गुजारनी पड़े। हरियाणा में रहने वाली उर्वशी की बुआ, जो मुंबई में थी और अपनी पंजाबी बोलना नहीं भूल पाई थी, को उर्वशी की मम्मी सरला ने फोन किया। एक समय था जब बुआ जी को उर्वशी की मम्मी से बात करना पसंद नहीं था, लेकिन आज उर्वशी के लिए रिश्ता बताने के लिए उन्होंने फोन किया। भाभी जी, तुसी उर्वशी दे ब्याह दी चिंता ना करो, चाहो तो एक फोटो भिजवा दो। मुंडे दी माता जी नूं एक मुंडा हैगा लंदन विच, काफ़ी साल हुए। माँ हरियाणा दी रहण वाली सी। माँ चाहती है कि लड़के दा ब्याह हिंदुस्तानी कुड़ी नाल होवे, इस वास्ते मैं फ़ोन किया। बस इधर बुआ से फ़ोन पर बात हुई और उधर उर्वशी का परिवार लंदन पहुंचा। जैन को देखते ही उर्वशी को लगा कि जैसे उसके सपनों का राजकुमार मिल गया हो। उसने उर्वशी का बैग पिछली सीट पर डाला और तुरंत डिग्गी खोल दी। तब उर्वशी ने देखा कि उसके मम्मी पापा ने अपने अपने बैग उठाकर डिग्गी में खुद ही रखे थे। थोड़ा बुरा तो लगा तब उसे। जैन के कहने पर वह आगे की सीट पर बैठी थी। जयदीप से जैन तक की कहानी लंबी तो नहीं थी। जैन का परिवार हरियाणा का था। 18 वर्ष से लंदन में रच बस गए। होश संभालते ही जयदीप ने सबसे पहला और बड़ा काम यही किया कि अपना नाम बदलकर जैन रख लिया। साथ ही अपना तौर तरीका व रहन सहन भी बदल डाला। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह हिंदुस्तानी है। उर्वशी को एक नज़र में वह भाभी तो गया, पर अभी ढेर सारी जांच पड़ताल जो करनी थी उसे। घर कॉलोनी में था और काफ़ी अच्छा भी था। बड़ा सा मेन गेट और गेट के दोनों तरफ एक कतार में नारियल के कई ऊंचे लंबे वृक्ष मकान की शोभा बढ़ा रहे थे। हर कमरा बड़ी तरतीब से सजा हुआ मिला, पर वहाँ रहने वाले मात्र 2 प्राणी थे, एक उसकी मम्मी और दूसरा खुद वह। चंद मिनटों में उनके सामने जैन की मम्मी ने हिंदुस्तानी भोजन परोसा। उनकी मम्मी आने जाने वाले हर हिंदुस्तानी को खुद खाना बनाकर ऐसे ही खिलाती थी। फिर देर तक हिंदुस्तान में रह रहे खासम खास लोगों के विषय में पूछती रही, बतियाती रही। वे बड़ी सलीकेदार थी, व्यावहारिक थी। उनके मन में कई बातों की पीड़ा थी, दर्द था जो जबान से फूट पड़ा था। अब तो जीना मरना सब कुछ यही होगा। अपने वतन की खूब याद सताती है। फिर इसके डैडी ने तो हमसे नाता ही तोड़ रखा है, एक अंग्रेजन के साथ रह रहे हैं। वह तो अच्छा है जो ये नौकरी कर रहा है, वरना बड़ी खराब जगह है ये, और लोग बड़े गंदे हैं। चमक दमक के अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ। मन तो नहीं लगता। देखो लड़का क्या चाहता है। फिर थोड़ा ठहरकर एक लंबी सांस खींची। जब वे बोली तो भीतर की कड़वाहट चेहरे पर साफ झलक रही थी। अगर अंग्रेजन के चंगुल से इसके डैडी मुक्त हो जाए तो यकीन माने ये देश छोड़ अपने वतन लौट जाऊंगी। काश ऐसा हो जाए। जैन और उर्वशी के बीच बातचीत अधिकतर अंग्रेजी में ही होती थी। जैन की फर्राटेदार अंग्रेजी कभी कभी उर्वशी समझ नहीं पाती, फिर भी वह संभाल लेती। ऐसा नहीं कि जैन हिंदी नहीं जानता था, पर टूटी फूटी हिंदी बोलते बोलते न जाने कब अंग्रेजी में घुस जाता। चलो तो मैं घुमा लाऊं। बात दूसरे दिन की शाम की थी। खुशी खुशी उर्वशी ने मम्मी पापा को भी साथ चलने के लिए कहा। सुनते ही जैन आग बबूला हो गया और बोला, हमारे बीच इन बुढ़ों का क्या काम? सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। ये तुम्हारा इंडिया नहीं है,
जहाँ कहीं भी पूरा परिवार एक साथ निकल पड़े। यहाँ का कल्चर, सोसाइटी कुछ अलग है। तभी तो ये लंदन है। वह अभी और कुछ कहता, तभी सरला जी उर्वशी को देखकर अपनी आंखें होले से भींचते हुए इशारा कर बोली, तुम दोनों हो आओ। जयदीप ठीक ही कह रहा है। मेरा नाम जैन है, जयदीप नहीं। इस घटिया नाम से मुझे फिर नहीं बुलाएं। सो प्लीज जैन कहा करें, उसने एतराज जताते हुए कहा। ओह सॉरी जैन, आगे से याद रखूंगी। सरला जी ने सुधार कर उसे हिप्पी जैन से क्षमा मांगी। उधर पापा जी का चेहरा तमतमा उठा। उर्वशी अपनी मम्मी का इशारा समझ जैन के साथ हो ली। तब जैन का व्यवहार उसे जरा भी नहीं भाया था। ऐसा रूखापन। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद वे दोनों डिस्को थिक गए। आधी रात गए डिस्को थिक में कई जोड़े थिरकते हुए दिखे। कुछ पल वह भी उर्वशी के साथ डांस फ्लोर पर रहा। फिर वह एक अंग्रेज युवती के साथ देर तक डांस करता रहा। उर्वशी जैन को देर तक निहारती रही, उसे समझने का प्रयास करती रही, पर बिल्कुल विफल रही। अभी वह उसके विषय में सोच ही रही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक पड़ी। सामने एक युवक खड़ा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, डांस प्लीज। वाई नॉट। वह उठ खड़ी हुई। अभी उसने डांस शुरू ही किया था कि उसे महसूस हुआ कि वह बदतमीजी पर उतर आया है। यही नहीं, उसकी बदतमीजी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर अपने को छुड़ा नहीं पाई और जैन से चिल्ला कर मदद मांगने लगी। पर जैन ने ये सब देखकर भी अनदेखा कर दिया। जैसे तैसे वह खुद मुक्त हुई और साथ ही उसने एक जोरदार थप्पड़ उस व्यक्ति के चेहरे पर रसीद कर दिया। अंग्रेज थप्पड़ खाकर तिलमिला उठा था। जोरदार थप्पड़ की झंझनाहट से उसका सिर घूम गया था। वह कुछ भी कर जाता अगर जैन ने मिन्नतें न की होती। काफी देर बाद वह शांत हुआ और जैन को धक्का देते हुए वहां से हट गया। जैन ने इस बात की नाराजगी उर्वशी पर निकाली। जानती हो, वह एक गुंडा है। फिर वह कौन सा निगल रहा था तुम्हें? तो क्या तुम किसी के साथ हो रहे अन्याय को बस देखते ही रहोगे? विरोध नहीं करोगे उसका? कैसी परवरिश है तुम्हारी? उर्वशी गुस्से में बोली। छोड़ो भी, तुम लोगों को जीना आता ही कहाँ है? हर पल किसी न किसी से उलझते ही रहो बस, जैन बोला। उर्वशी ने जैन से उलझना उचित नहीं समझा और चुपचाप घर लौट आई। फिर तो रास्ते भर दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की। मम्मी पापा को सोता देख वह भी सोने चली गई। कैसा रहा जैन के साथ कल का दिन तुम्हारा? सरला जी ने उर्वशी से पूछा। उसने मुंह बिचका दिया। सरला जी के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। एक शाम को उर्वशी और उसके मम्मी पापा को जैन समुद्र किनारे ले गया। समुद्र तट पर अंग्रेजों का साम्राज्य था। नंगे धड़ंगे कुछ तो हदें पार कर रहे थे। सरला जी उर्वशी के साथ थी, इसीलिए बात घुमाकर बोली, चलो यहाँ से, बहुत घूमती है। फिर मेरी तो सांसें भी फूलने लगी हैं। फिर वे लौटते हुए देर तक न जाने क्या क्या बड़बड़ाती रही थी। वैसे उर्वशी को समुद्र तट का नजारा जरा भी न भाया था। यहाँ के लोग सभ्य सलीके वाले होते हैं। भ्रम टूटने लगा था अब तो। जैन ने डाइनिंग टेबल पर पूछा, कैसा लगा हमारा लंदन? उसने शराब के 2 पेग बना मम्मी पापा जी को पेश किए। पापा जी के इनकार करने पर उसने कहा, आप इंडिया के लोग शराब नहीं पीते, फिर जीते कैसे हैं? यही वजह है कि भारत हमेशा पीछे रहता है। अब यहाँ के लोगों को ही देख लो, हर कोई एंजॉय करता है। जैन का इतना ही कहना उसके लिए मुसीबत ले आया।
अपने आप को बहुत देर से दबाकर बैठी उर्वशी अपना आपा खो बैठी है, जैसे सहस्त्र बिच्छुओं ने उसे एक साथ काट खाया हो। ऊंची आवाज में कहती रही और जैन स्तब्ध खड़ा बस सुनता ही रहा। मैंने यहाँ की तहजीब और तमीज अच्छी तरह महसूस कर ली है। बड़ी बड़ी इमारतों और झूठी चकाचौंध के अलावा और कुछ नहीं पाया। यहाँ बुजुर्गों का तो जरा भी लिहाज नहीं, नग्नता के अलावा और कुछ भी नहीं। जबरन एंजॉय का ढोंग। फिर तुम्हारी मम्मी के होते तुम्हारे पापा ने कितना घृणित काम किया। यही है यहाँ का कल्चर। और बात इतने में खत्म नहीं होती। तुम बुज़दिल हो, तुम में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। मेरा भारत महान है और महान ही रहेगा। वहाँ दिखावा नहीं है, सच्चे सीधे साधे लोग बसते हैं हमारे वतन में। वह देश में थी। थोड़ा ठहरकर पल भर रुककर फिर बोली, जयदीप, तुम भी अंग्रेज नहीं हो। नाम बदल लेने से किसी के संस्कार संस्कृति नहीं बदलती। समझे मिस्टर जैन, तुम भी हिंदुस्तानी हो। इस देश ने तुम में अहम भर दिया। इस देश में तुम पूरी जिंदगी क्यों ना बिता लो, तब भी तुम्हारी यहाँ कोई अहमियत नहीं है। मेरी ये बात याद रखना। हक्का बक्का जैन स्तब्ध खड़ा सुनता रहा। जैन की माताजी भी सिर झुकाए शर्म से गड़ी खड़ी थी। मम्मी पापा के साथ उर्वशी ने डाइनिंग टेबल छोड़ दी। उर्वशी ने महसूस किया कि उसके मम्मी पापा की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। वे खुश थे ये जानकर कि उनकी बेटी अब इस लायक हो गई है कि वे अच्छे बुरे की पहचान कर सके, और लोग उसे नासमझ समझते रहे थे। बेहद दृढ़ स्वर में उर्वशी बोली, हम कल लौट रहे हैं अपने वतन। तुम्हारा लंदन तुम्हें ही मुबारक। एक बात और कि तुम हमें छोड़ने नहीं आओगे। उर्वशी का तमतमाया चेहरा देखने की ताकत जैन में थी ही नहीं। उसे चुपचाप वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, पर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।